गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ना जाने क्यों कुछ लोग अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बुरे कर्म करके बर्बाद कर लेते हैं। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, शुभम अपने पिताजी के पास गांव में जाने की तैयारी कर रहा था और शुभम की पत्नी मधु उसके लिए सामान पैक कर रही थी। मधु ने शुभम को खाना देते हुए कहा, आप एक बार अच्छे से और सोच लें। माँ जी यहाँ आ जाएंगी और आप घर पर नहीं होंगे तो मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी। शुभम कहने लगा, मैं 3 महीनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। पीछे से मैं वहाँ जाकर अपनी माँ का हालचाल नहीं ले पाऊँगा और यहाँ पर तुम भी अकेली रह जाओगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं माँ को शहर में ही ले आता हूँ। तुम दोनों साथ में रहोगी तो मुझे किसी की चिंता नहीं रहेगी। मेरी माँ यहाँ तुम्हारे पास होंगी तो मैं भी निश्चिंत रहूँगा कि तुम सुरक्षित हो। और अगर मेरी माँ की तबीयत खराब होगी तो तुम भी उनका ध्यान रख पाओगी। और वैसे भी मेरी माँ को शहर में रहना पसंद कहाँ है। तभी तो मेरी माँ गांव के एक छोटे से घर में किराए के मकान में रहती हैं। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए यहीं शहर में लेकर आ जाता हूँ तो दोबारा मेरी माँ गांव जाने की ज़िद नहीं करेंगी। इसलिए उनका सारा सामान ले आऊँगा, तुम चिंता ना करना। इतना कहकर शुभम अपना सामान लेकर निकल गया। लेकिन मधु को इस बात से गुस्सा आ गया। साथ संगत जी, शुरुआत से ही मधु अपने पति शुभम के साथ अकेली रहती आई थी और उसके सास ससुर गांव में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। मधु के ससुर जी फेरी का काम किया करते थे तो मधु उन्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। अब शुभम तो चाहता था कि उसके पिता ये छोटा काम छोड़कर उसके साथ ही आकर रहें। लेकिन शुभम के पिता अपनी ज़िंदगी में खुश थे। वो बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो बेटे के पास नहीं आते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही शुभम के पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसकी माँ भी बीमार रहने लगी थी। शुभम बार बार माँ से मिलने के लिए जाता था और उन्हें अपने साथ लेकर आने की बात करता था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से शुभम की माँ की तबीयत इतनी खराब रहने लगी थी कि उनका अकेले में मन भी नहीं लगता था। अब शुभम को लगता था कि उसकी माँ अब गांव में अकेली क्यों रह रही हैं। और इस बार तो शुभम के पास अच्छा बहाना भी था। अपने ऑफिस के काम से शुभम को 3 महीने के लिए विदेश जाना था तो इस बार तो शुभम ने सोच लिया था कि इस बार वो अपनी माँ को साथ लाकर ही रहेगा। शुभम माँ के पास गांव में पहुंच गया और 2 दिन के बाद वो माँ को लेकर शहर लौट आया। मधु को बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, लेकिन पति के सामने मधु सास की सेवा करने का दिखावा कर रही थी। जब शुभम विदेश के लिए निकल गया तब मधु ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बात बात में अपनी सास को ताने मारने लगी। समय से मधु अपनी सास को खाना नहीं देती थी। अब वो पहले ही बीमार रहती थी। उनके बीमार पड़ने पर मधु उन्हें दवाई लाकर भी नहीं देती थी। अब तो शुभम की माँ सरोज जी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें। ऊपर से शुभम ने माँ को कसम दी थी कि आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, इसीलिए वो घर छोड़कर भी नहीं जा पा रही थी। मधु चाहती थी कि उसकी सास परेशान होकर खुद ही घर छोड़कर चली जाए ताकि उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगे। इसीलिए मधु बातों ही बातों में सास को सुनाती रहती थी कि आजकल के बुजुर्ग तो समझदार हैं, जो बेटे बहू का पीछा छोड़कर वो खुद ही वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले जाते हैं। अब सरोज जी मन ही मन सोचती थी कि अगर मेरे बेटे ने मुझे कसम ना दी होती तो मैं भी कब की वृद्धाश्रम जा चुकी होती, क्योंकि वहाँ पर उन्हें 2 रोटी के लिए अपमान के घूंट पीकर जीना पड़ रहा था। साथ संगत जी,
दिन रात इतने सारे ताने सुन सुनकर सरोज जी को वो 2 रोटी भी हजम नहीं होती थी। शुभम को विदेश में गए हुए अब 2 महीने हो चुके थे। जिस काम के लिए शुभम को विदेश भेजा गया था वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो शुभम ने अचानक ही अपने देश वापस आने का मन बना लिया। शुभम बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी और माँ के लिए ढेर सारी खरीदारी की और वो अपने देश में आने के लिए निकल पड़ा। जब शुभम अपने देश में अपने घर पर पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी मधु थोड़ी सी बात के लिए उसकी माँ से लड़ रही थी और उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बहू इतनी सी तो बात है, मैं फ्रिज में दूध रखना भूल गई और दूध खराब हो गया तो मुझे इतना क्यों सुना रही हो। तब मधु ने गुस्से में रसोई में एक पड़ा हुआ बर्तन उठाकर अपनी सास की ओर फेंकते हुए कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर के जो भी काम मैं कहती हूँ कर दिया कीजिए। दूध फट गया है, अब चाय कैसे बनेगी। आपको तो बस भर भर कर खाना खाने के लिए ही चाहिए। और वैसे भी बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है मुफ्त में रोटी तोड़ने की। तभी शुभम ने अचानक से आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे धकेलते हुए कहा, मेरी माँ से दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की। पति को सामने देखते ही मधु डर गई। वो कांपने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मधु को तो उम्मीद ही नहीं थी कि शुभम अचानक से घर आ जाएगा। अब शुभम ने तुरंत ही दौड़कर अपनी माँ को उठाया और गले से लगाकर रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं एक ऐसी दुष्ट औरत के भरोसे आपको छोड़कर चला गया। इतना कहकर शुभम रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सरोज जी भी बेटे को देखकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। उन्होंने पिछले 2 महीने से जितना अपमान सहन किया था, उन्हें तो अपने खुद के जीवन से एक नफ़रत सी हो गई थी। और आज तो उनकी बहू ने जब उन्हें बर्तन से मारा तो उन्होंने घर छोड़कर जाने का मन बना ही लिया था। लेकिन तभी अचानक से शुभम वहाँ पहुँच गया। अब सरोज जी की आंखों से बहते हुए आंसू उनके दर्द को बता रहे थे। शुभम को भी अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मधु का हाथ पकड़ा और उसे घर की दहलीज के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से चली जाओ। जहाँ मन करता है जाओ, दोबारा लौट कर यहाँ ना आना। मधु हैरान से खड़ी रह गई और वो घर की दहलीज के बीच में नाक रगड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी। शुभम गुस्से में बोला, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरे ही घर में मेरी माँ का अपमान करते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, मेरे पिता ने मुझे पाला, तब जाकर मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। और तुम मेरी देवी समान माँ का अपमान कर रही थी। मैं तुम्हें पत्नी की जगह कैसे दे पाऊँगा। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, लेकिन अब वही प्यार कांटा बनकर मुझे चुभेगा। अब मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाऊँगा। मधु रोते हुए बोली, अब रात हो चुकी है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगी। सरोज जी ये सब कुछ चुप करके देख रही थी। उनके मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था। शुभम ने कहा, ठीक है, आज की रात यहाँ बिता लो। रात भर का समय है तुम्हारे पास, अपना सामान भी बांध लो। कल सुबह सवेरे यहाँ से चली जाना और अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। अब मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा, तुमसे तलाक ले लूँगा। तलाक सुनते ही मधु रो पड़ी, लेकिन अब शुभम आंसुओं से पिघलने वाला तो था नहीं, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से अपनी माँ की दुर्दशा देख ली थी। मधु ने कई बार शुभम को मनाने की कोशिश की, लेकिन शुभम ने तो फैसला कर लिया था। आखिरकार सुबह सवेरे मधु को घर छोड़ना ही पड़ा। मायके पहुंचने के बाद सब मधु को ही कोसने लगे, क्योंकि शुभम ने फ़ोन करके पहले ही अपने ससुराल में सब कुछ बता दिया था ताकि कोई भी उसकी गलती ना निकाले। उन लोगों ने भी शुभम को समझाने की कोशिश की, लेकिन शुभम अब ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था। आखिरकार शुभम ने मधु से तलाक ले लिया और अब वो अपनी माँ का ध्यान खुद रखता था। कभी कभी शुभम को अकेलापन लगता था, उसे किसी के साथ की कमी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ कहता नहीं था। अब एक दिन शुभम को ऑफिस से घर वापस आते हुए एक औरत बदहवास सी हालत में भागती हुई दिखाई दी। वो औरत शुभम की कार के आगे आकर गिर पड़ी।
शुभम उसे उठाकर अस्पताल लेकर गया और वहाँ जाकर पता चला कि उस औरत का नाम मीना है और उसके पति ने उसके साथ खूब मार पिटाई की। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो शुभम से काम की भीख मांगने लगी तो शुभम तरस खाकर उसे घर ले आया और अपने घर पर उसे खाना बनाने के लिए रख लिया। क्योंकि सरोज जी बीमार रहती थी तो उनसे ज़्यादा काम हो नहीं पाता था। कुछ महीनों तक मीना ने शुभम के घर की और उसकी माँ की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। अब तो शुभम को भी मीना के साथ की आदत हो गई थी और सरोज जी की अनुभवी आंखों ने सब कुछ देख लिया था। मीना 6 महीने से वहाँ रह रही थी और अब मीना का अपने पति से तलाक भी हो गया था। हालांकि मीना को और भी कई घरों से काम करने के ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन वो कहीं जाना नहीं चाहती थी। एक दिन सरोज जी ने शुभम और मीना को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बच्चों, तुम दोनों की ज़िंदगी में तुम दोनों ने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, जीवन साथी के बिना ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। मैं तुम दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के सफ़र में आगे बढ़ना चाहोगे? क्या तुम दोबारा शादी करके अपनी गृहस्थी की एक नई शुरुआत करना चाहोगे? अब मीना ने तो इतना सुनकर अपनी पलकें झुका ली। शुभम ने कुछ सोचने के लिए समय मांगा। दोनों ने सोचने के बाद इस शादी के लिए हाँ कह दी। सरोज जी ने उन दोनों की शादी करवा दी और अब वो तीनों लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। वहीं पर शुभम की पहली पत्नी मधु तलाक के बाद से ही अपने मायके में रह रही थी, जहाँ वो दिन भर नौकरों की तरह काम भी करती थी। ऊपर से उसे उसकी भाभियों के ताने भी सुनने पड़ते थे। उसकी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख थे और उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी लोगों में ये बात फैल गई थी कि मधु ने अपनी सास की एक बर्तन से पिटाई की थी। अब ऐसी औरत को कोई भी अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता था, तो मधु ऐसे ही अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर थी। कभी कभी मधु सोचती थी कि सब तो अपनी दुनिया में मगन हैं, लेकिन मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन मधु ने अपनी ये ज़िंदगी खुद ही तो बनाई थी। एक प्यार करने वाले पति और एक अच्छी सास के साथ दुर्व्यवहार करने पर मधु के साथ तो ऐसा ही होना था। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।